मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। लेट हो गया, नेट काम नहीं कर रहा था यहाँ का। ठीक है, तो हम लोगों ने हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट पूरा खत्म कर लिया है। मैंने उसके एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन दोनों बता दिए थे। मोबाइल तो नहीं है हाथ में, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिहेवियरल फादर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मूवमेंट एल्टन मायो को बोला गया। हाँ, मैं ये बता रही थी कि फादर क्यों बोला गया। जैसे हमने फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला, फादर ऑफ फर्स्ट टाइम हु propounded the thought, the theory, the school of thought, ठीक है ना। जिस विचारधारा को उन्होंने पहली बार प्रमोट किया, इवोक किया, उसको ही हम फादर माने जाएंगे। अब बिहेवियरल साइंस में बाकी देखोगे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने इनके सपोर्ट में लॉजिक दिया, रीजन दिया, एक्सपेरिमेंट किया, थियरीज दिए, राइट। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हु थॉट दैट कि पूरे के पूरे मैनेजमेंट में जितना फोकस दिया जा रहा है वो प्रोडक्शन को, मशीन को, फिनेंसिस को, कैपिटल को, इसको ध्यान में रख के दिया था। लेबर जो इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है कि उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फिनेंसिस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, रॉ मटेरियल के वेस्टेज को या फिर इन्वेंट्री को या फिर उसकी अवेलेबिलिटी को, ठीक है ना। हर चीज की हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा या घटा सकते हैं। लेकिन हम ह्यूमन रिसोर्स की बात नहीं कर रहे जो एक मेन और एक मेजर फैक्टर है। पहली बार एल्टन मायो ने ही ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात की और आपने देखा कंक्लूजन में उन्होंने किस तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया है कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इकोनॉमिक या टेक्निकल यूनिट नहीं है जहां टेक्नोलॉजी के यूज करके आप इकोनॉमी को बढ़ाने या घटाने में हेल्प करते हो, ठीक है ना। इकोनॉमी को में गेन या फिर उसमें माइनस प्लस होता है। इट इज नॉट जस्ट दैट यूनिट, ये इसके साथ साथ एक सोशल साइकोलॉजिकल यूनिट भी होता है जहां लोग अपने सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। इसके बाद और उन्होंने कहा कैसे फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑटोनॉमी, लेसर सुपरविजन, लेस टाइमिंग, थोड़ा सा इंटरवल, थोड़ा ज्यादा ब्रेक, कैसे आपके प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है, ये सब देखा। अब इसके बाद हम लोग आएंगे बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस उसी से रिलेटेड है क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है। तो बिहेवियरल साइंस and the study of organization behavior emanated during 1950 to 1950 से 1960, इस दोनों के टाइम, इस टाइम में, इस ड्यूरेशन में, 10 years के ड्यूरेशन में बिहेवियरल साइंस को बेस बना करके उस पर स्टडी की गई। और बिहेवियरल साइंस में क्या स्टडी किया गया? नॉर्मली द एटीट्यूड, वैल्यूज, कल्चर, बैकग्राउंड, एजुकेशन, हाँ, पर्सनैलिटी, राइट, लोगों की पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, क्या क्या मोटिवेशन के तौर पे काम करता है, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारों चीजों को एलिमेंट बना करके इसको पढ़ा गया बिहेवियरल साइंस में, जिसको आप लोगों को तो जरूरत नहीं है पढ़ने का क्योंकि आपके लिए तो ये इंट्रोडक्टरी है पीपीएम के तौर पे, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट या फिर प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन जो मेन बीबीए या मैनेजमेंट के स्टूडेंट है उनको इसके आगे ये उनका बेसिक, उनका भी यही है। उसके बाद उनको ओबी पढ़ना है जिसमें इन सारी चीजों को पढ़ना होगा, ठीक है, जिसमें पर्सनालिटी, एटीट्यूड, वैल्यूज, कल्चर, मोटिवेशन, स्ट्रेस, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये सारी प्रॉपर चैप्टर में उनको पढ़ना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन if giving their contribution towards achievement of the similar goal, तो सबका एक ही ऐसा माइंडसेट होगा जरूरी तो नहीं है, सबकी पर्सनालिटी एक जैसी होगी, बिल्कुल। भाई बहनों में पर्सनालिटी का डिफरेंस होता है ना। हम चार भाई बहन है, दो का अलग पर्सनालिटी है, दो का बिल्कुल अलग पर्सनालिटी है, ठीक है ना, एकदम अलग अलग पर्सनालिटी। उसी तरह आपके घर में ये पर्सनालिटी का डिफरेंस हो सकता है, सिमिलैरिटी भी हो सकती है, एटीट्यूड में चेंज हो सकता है, कम्युनिकेट करने में एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। तो इन सब चीजों की स्टडी को हमने बिहेवियरल साइंस बोला। और मैनेजमेंट में जो नेक्स्ट स्ट्रीम आया एल्टन मायो के पास, वो बिहेवियरल साइंस का आया जिसमें इन सब चीजों को के एलिमेंट का स्टडी किया गया, राइट। हम लोग बिहेवियरल साइंस में 2-3 थियरीज पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट थियरीज है बाद में। अभी के लिए मैंने इतना ही छोड़ा है इंट्रोडक्शन देकर के, क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी तुम देख रहे हो कि बहुत बड़ा एक पीडीएफ बन चुका है, राइट, 16 पेजेज का। इसमें अगर और ऐड करेंगे तो आपको भारी लगेगा। अच्छा, ये 16 पेजेज का क्यों है? क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी है, ब्यूरोक्रेटिक भी है, उसका साइंटिफिक भी है, फिर अभी हम लोगों ने
एल्टन मायो का हॉथरन एक्सपेरिमेंट पढ़ा, वो भी है, बिहेवियर भी है। अच्छा हाँ ठीक, हाँ तो अब इसीलिए ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ आज तक जिसमें सारा मैनेजमेंट थियरी एक साथ पूछा जाए, राइट। तो ये इसलिए है क्योंकि आपको मैंने क्लब कर दिया है। आपको अगर एग्जाम में आएगा तो कभी भी ये 32 या 30 पन्ना जो तुमको हुआ वो एक साथ नहीं लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा ज्यादा ज्यादा, राइट डाउन द साइंटिफिक मैनेजमेंट, द टेक्निक्स एंड द मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, इस तरह से आएगा। लेकिन मैंने क्या किया है, सारे अप्रोचेज या सारे थियोरी को एक जगह क्लब कर दिया। बोल सकता है, क्यों नहीं बोलेगा एक्सप्लेन करने के। जब 14 मार्क्स के लिए अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो दे कैन से ना एक्सप्लेन, इतना नहीं लिखना है तुम्हें। दे विल आस्क यू ईदर साइंटिफिक मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और व्हाट इज हॉथरन एक्सपेरिमेंट या व्हाट इज एल्टन मायोस बिहेवियरल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट, समझ रहे हो वो, ये पूछेगा तो आसान हो जाएगा ना। लेकिन तुमको पढ़ना सब, इसीलिए मैंने सारे थियोरीज को आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि कितना, मैं देखो इसलिए मैंने कहा कि पहले वाला क्या है, इंट्रोडक्शन हमको मालूम है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हमने आपको दिया, ये सारा इवोल्यूशन है। तो इवोल्यूशन है इसीलिए मैंने सबको एक जगह रखा। लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा तो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट नहीं पूछा जाएगा। इट इज गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग टू नो हाउ मैनेजमेंट इवॉल्व ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ मैनेजमेंट कैसे विकसित हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे अभी के रूप में आया। तो राइट डाउन फ्रॉम प्री साइंटिफिक, ठीक है ना। इतना कुछ एक साथ नहीं पूछेगा, लेकिन आपको आना तो चाहिए, क्या आना भी नहीं चाहिए, तो आना चाहिए, इसीलिए मैंने लिखा। अच्छा, अब इसी में अगर मैंने बिहेवियरल साइंस में इसका भी डिटेलिंग कर दिया होता कि बिहेवियरल साइंस के अंदर 3 थियरीज आते हैं, मास्लोज थियरी ऑफ मोटिवेशन, मैग्रीगर्स XY थियरी एंड हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थियरी, तो और बड़ा हो जाता है, राइट। इसीलिए मैंने उसको यहाँ से हटा दिया ताकि तुम लोग ज्यादा प्रेशराइज फील ना करो। अगर आता है आपको इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, वेरी सिंपल, ऐसे नहीं आएगा। अगर आता है तुमको इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट लिखने के लिए तो तुमको क्या लिखना, वो डायग्राम याद है, वो डायग्राम पे आधा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। आधा नंबर नहीं तो अगर 14 नंबर क्वेश्चन तो 4 नंबर तो उस डायग्राम पे मिल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा यू नो द आंसर, ठीक है ना, तुम्हें मालूम है आंसर। उसके बाद 2-2 लाइन में चारों जो मैंने चार्ल्स बैबेज लिखाया है, रॉबर्ट ओवेंस लिखाया है, सबके बाद में 2-2 लाइन में लिखा दो, ही टॉक्स अबाउट दिस, ही टॉक्स अबाउट वेलफेयर, ही टॉक्स अबाउट ट्रेड यूनियन, राइट, लिख दिया आपने। उसके बाद नेक्स्ट scientific management given by F.W. Taylor, these are the principles of scientific management, जो भी 5 डिवीजन ऑफ वर्क जो भी है उसका, ठीक है ना, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड व्हाटएवर, ठीक है ना, मेंटल रिवॉल्यूशन वगैरह, 5 पॉइंट लिख दिया, एक लाइन लिख दिया। अगर आता है इस तरह का ढकलेल वाला क्वेश्चन तो नॉर्मली नहीं पूछना चाहिए, बट इफ समबडी वांटेड, उनको थोड़ी ना आंसर देना, आंसर तो बच्चों को देना, तो लिखने वाला ने किसी कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिया, तो आपको ये यूज करना है। 14 नंबर के लिए एक ही क्वेश्चन में पूरा 2 घंटा लगा दोगे, ये नहीं करोगे, ठीक है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप यू आर आल्सो लिसनिंग एंड पेइंग अटेंशन, क्योंकि ये आपके भी काम आएगा, आप भी साथ साथ एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं आपको भी बता रही हूँ कि अगर आया तो क्या, आएगा नहीं ये भी मैं बोलूँ, लेकिन अगर आया तो क्या, राइट। तो आप क्या करेंगे, 5 प्रिंसिपल नाम याद है ना, अगर इतना बड़ा है तो तुम्हारे पास थोड़ा फ्रीडम है, 5 नहीं याद है 4 ही लिख करके आगे बढ़ जाओ, या फिर इतना नहीं ज्यादा ध्यान देते तो 5 प्रिंसिपल लिखना है ना, 4 प्रिंसिपल एक मेथड कोई घुसा दो, अगर नहीं याद आ रहा है 5वां तो, ठीक है ना। हमने टेक्निक्स पढ़ा था ना, कोई टेक्निक्स डाल दो, कुछ ना कुछ कनेक्ट कर लेगा, हाँ ठीक है ये लिखा, उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, साइंटिफिक मैनेजमेंट में रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखोगे तो कट जाएगा, क्योंकि वो अलग एकदम अप्रोच है, राइट। अब लिख दिया, फिर 14 प्रिंसिपल है ना, सिर्फ चारों नाम लिखो, इसको एक 14 नाम लिखो, 12 नाम लिखो, 10 नाम लिखो, जितना ही प्रिंसिपल आपको हेनरी फ्योल का याद है आप उतना ही लिख दीजिए। उसके बाद सीधे चले जाइए ब्यूरोक्रेटिक में, इसमें भी फिर 5 ही है, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है ना, 5 पॉइंट लिख दो, एक लाइन एक्सप्लेन कर दो, राइट। उसके बाद बिहेवियरल, उसके बाद कंटिजेंसी, उसके बाद सिस्टम, बस नाम मेंशन कर दो, 2-2 लाइन लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको प्रॉपर हम आंसर नहीं कर सकते, तो बस बता दो कि हमको सब पता है, तुमने स्टूपिड जैसा क्वेश्चन लिखा है इसलिए मैंने तब भी आंसर कर दिया, राइट। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका नहीं होता है। फिर भी मैंने एक नोट्स में डाला क्योंकि आपको सब पढ़ना है, आप पढ़िए, आपको जो पूछा जाए
अब बुफे मैंने कितनी बार ये एग्जांपल दिया क्योंकि तुमको जल्दी समझ में आ जाता है, मैं इसीलिए ये एग्जांपल देती हूँ कि बुफे में वेज है, नॉन वेज है और 1000 तरह का खाना है, सब तुम खा लोगे नहीं ना। यू चूज कि आपको इसमें से क्या खाना है, कितना खाना है, कितना तुम्हारी कैपेसिटी है, राइट। इसमें कोई फोर्सफुल नहीं है। तो दिस नोट्स इज बुफे फॉर यू, नाउ यू हैव टू चूज कि हमको कितना सर्व करना है आगे, 2 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए, 14 नंबर के लिए। समझ में आया? समझ में आया या कंफ्यूजन है? ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सब परस देना है, एग्जामिनर को लूज मोशन हो जाएगा एग्जामिनर को, राइट। नाउ नेक्स्ट बिहेवियरल साइंस। आपको मालूम चल गया बिहेवियरल साइंस में हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, राइट। क्या सब चीजें वो जल्दी बताओ, 2 बार बताया। ठीक है, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, इन सब चीजों के वैल्यूज, फैमिली बैकग्राउंड्स, ठीक है ना, सोशल बैकग्राउंड्स, कल्चर, इन सब चीजों के बारे में हम ओबी या बिहेवियरल साइंस में पढ़ते हैं, इनके बारे में पता है क्या। चलो इसके बाद समझने वाला एक पॉइंट है कॉन्टिजेंसी थ्योरी। मैंने आपको बहुत पहले दिन कंटिजेंसी थ्योरी बताया था। कंटिजेंसी थ्योरी के अंदर है 2 सिचुएशन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। पहले कॉन्टिजेंसी का मतलब क्या होता है, ये कॉन्टिजेंसी थ्योरी इज गिवन बाय जॉन वुडवार्ड, ठीक है ना, इन 1950। इन्होंने इसमें मेजर कंट्रीब्यूट किया, जॉन वुडवार्ड, ठीक है ना। जॉन वुडवार्ड ने 1950s में इसके ऊपर रिसर्च किया, उनका इसमें है। कॉन्टिजेंसी स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है, कॉन्टिजेंट का मतलब मैंने क्या समझाया था, एक बार मैंने तुम लोगों को कॉन्टिजेंट के बारे में बताया होगा, मैनेजमेंट कहीं कभी नहीं बताया कॉन्टिजेंट के बारे में। आई डोंट थिंक ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा कहीं कंटिजेंसी वर्ड आया है अभी तक हमारे क्लासरूम में? हाँ, समवेयर कंटिजेंट या कंटिजेंसी आया है, नहीं आया है? नो मैम। ठीक है, फिर मैं बताती हूँ कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है। कॉन्टिजेंट का मतलब होता है कि अभी कोई काम का होना या ना होना फ्यूचर के किसी इवेंट पर डिपेंड करता है, इट इज कॉन्टिजेंट, ठीक है ना। अब एग्जांपल देते हैं, मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आप समझ लेंगे कॉन्टिजेंसी का मतलब। इंडिया न्यूजीलैंड, चलो छोड़ो इंडिया पाकिस्तान का, अच्छा चलो इंडिया एंड न्यूजीलैंड 2 टीम है क्रिकेट में, ठीक है ना। हम लोगों ने बेट लगाया, ठीक है ना, हम लोगों ने बेटिंग की। हाँ, इंडिया जीतेगा तो मैं तुम्हें 5000 दूंगी और इंडिया हारेगा तो, ऐसे एक्चुअली ये वैगरिंग हो गया, छोड़ दो, ठीक है ना। मेरे पिताजी ने कहा आज इंडिया हार जाएगा देखना, हाँ मैंने कहा जीतेगा, तो उन्होंने कहा अगर इंडिया जीत गई तो मैं तुम्हें एक पेन ला के दूंगा, दैट्स इट। बदले में अगर हार गई तो मुझे कुछ नहीं देना, क्योंकि देखो जीतना हारना अगर दोनों तरीके तरफ से शर्त है तो फिर वो वैगरिंग हो जाता है, सट्टेबाजी जिसको कहते हैं, जो लीगल नहीं है। हम अभी लीगल टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है ना। मेरे और मेरे पिताजी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि उन्होंने कहा इंडिया हार जाएगी और मैंने कहा इंडिया जीत जाएगी। अगर उन्होंने कहा अगर इंडिया जीत गई तो मैं तुम्हें एक पेन दूंगा, गिफ्ट करूंगा, एक साइकिल करूंगा, व्हाटएवर, जो भी उनका मूड था, जितना भी उनका इन्वेस्टमेंट करने का मन था, उस हिसाब से ये दूंगा। अच्छा, अब ये पेन देना फ्यूचर के एक इवेंट पे डिपेंड करता है या नहीं? क्या है वो इवेंट? इंडिया का जीतना इज अ मेजर इवेंट जिस पर मुझे पेन मिलना या ना मिलना डिपेंड करता है, कॉन्टिजेंसी। समझ में अब आया? अब इसको कभी नहीं भूलना, ठीक है ना। कॉन्टिजेंट यानी कि कोई किसी भी चीज का होना या ना होना फ्यूचर के किसी इवेंट पे डिपेंडेंट है, देन दैट थिंग्स बिकम्स कॉन्टिजेंसी। अब मैनेजमेंट में क्या कॉन्टिजेंसी अप्रोच है, तुम सब कर लो, तुम साइंटिफिक थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर लो, तुम ब्यूरोक्रेटिक, तुम एडमिन, तुम तीनों को इम्प्लीमेंट कर लो, तुम बेस्ट मैनेजमेंट कर लो, बेस्ट प्लानिंग कर लो, एवरीथिंग तुम्हारा हाई क्लास करेगा। कॉन्टिजेंट फ्यूचर में कुछ ऐसा लोचा हो जाएगा जिस पर डिपेंड करेगा तुम्हारा प्लान या तो हिट कर जाएगा या फ्लॉप कर जाएगा। क्योंकि ये पैंडेमिक, अगेन वही एग्जांपल, क्योंकि आप लोग समझ जाएंगे इसीलिए एग्जांपल, वही एग्जांपल लेना चाहिए जो एक बार में बच्चे को समझ में आ जाए। ये पैंडेमिक हमारे तुम्हारे बहुत सारे व्यवसायियों उद्यमियों के लिए कर्ज है, राइट, अभिशाप के रूप में आया, लेकिन जूम के लिए ब्लेसिंग्स के रूप में आया, हिट कर गया उसका, है ना। उसके बाद बहुत सारे गूगल मीट्स आए, बहुत सारे आए जो उन्होंने सेम चीज को फॉलो किया, वो भी हिट किए। क्यों किए? क्योंकि कॉन्टिजेंट फ्यूचर में जो इवेंट आया वो किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा हो गया, यानी कि
आपके बिजनेस मॉडल का, आपके बिजनेस प्लान का सक्सेस होना फ्यूचर के सिचुएशन पे, सर्कमस्टांसेस पे भी डिपेंड करता है। अगर सब कुछ वैसा ही गया जैसा कि हमने प्लान किया था तो फिर सक्सेसफुल। सब कुछ अगर मैंने भी बताया था ना कि अपने बोरिंग रोड वाले के पास मैंने नोटिस किया था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मेरा ध्यान खाने पीने पे थोड़ा ज्यादा लगा रहता है, ठीक है ना। तो वहां पे बरिस्ता और हरीलाल के बीच में द हूट करके एक रेस्टोरेंट आप लोग अभी देख रहे होंगे। उसकी किस्मत देखो कि उसने जब इनॉग्रेशन किया उसके 10 दिन के बाद क्या लागू हो गया, लॉकडाउन। वो 1 साल का सर्वाइवल जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल उसका, जो किराया उसने भरा होगा, जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, उसका कितना जब भरा उसका नुकसान हुआ होगा। अगर अभी भी वो नहीं चलेगा तो उसको वो 1 साल कवर अप करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो। तो कॉन्टिजेंसी पे डिपेंड करता है। नंबर 1 सर्विसेज, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, थोड़ा सा महंगा है, यू कैन ट्राई, ठीक है ना। लेकिन क्या, हाँ ये भी अच्छा काम, लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या नहीं अच्छा हुआ क्या, कॉन्टिजेंसी। उनको नहीं मालूम था कि कल को पैंडेमिक हो जाएगा और लॉकडाउन हो जाएगा। तो प्लानिंग मैनेजमेंट इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर सिचुएशन, फ्यूचर सिनेरियो। दिस इज व्हाट कॉन्टिजेंसी अप्रोच या कॉन्टिजेंसी थॉट जो है, स्कूल ऑफ थॉट, वो यही बोलता है कि चाहे आप जितना भी अच्छा कर लो, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्यून नहीं होता, वो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों चीजों पे डिपेंडेंट है। और एक्सटर्नल सिचुएशंस अगर फेवरेबल रहा तो मैनेजमेंट अच्छा काम कर लेगा, आपका प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर एक्सटर्नल सिचुएशन अनफेवरेबल हो गया तो आपको सेल करना पड़ेगा, कुछ दिन सरवाइव करना पड़ेगा, तब जाकर के वो हिट या फ्लॉप हो सकता है। एक ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के जब आप लाइफ को स्टडी करोगे तो देखोगे कितना सारा फ्लॉप हुआ, हाँ कितना सारा फ्लॉप शो देने के बाद वो कहीं पे जाकर एक जगह हिट करता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी ना कि वो उसके अंदर कमी है, जो चीजें वो ट्राई कर रहा था उसके लिए फेवरेबल कंडीशन उस समय नहीं बन पा रहा था। एंड एक टाइम ऐसा हुआ कि किसी छोटी चीज से ही शुरू किया और हिट कर गया। दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज, राइट। अब समझ में आया, दैट इज व्हाट कॉन्टिजेंसी अप्रोच ऑल अबाउट। समझ में आ गया या इसको और एक्सप्लेन करूं। अब एक है क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट थॉट, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव आप लोगों से अच्छे तरह से कौन जान सकता है, व्हाट डू मीन्स बाय क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, बस तुम इतना बता दो, एनीबॉडी। क्वांटिटी। क्या, हेलो, हाँ यस बोलो। ऐसा ऑनलाइन डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कैसे हम क्वांटिफाई, मतलब क्या होता है, यस मेजर करना, किस रूप में, नंबर के रूप में, करेक्ट, वेरी गुड। मेजर करना न्यूमरल फॉर्म में, जिस किसी चीज को हम प्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट थॉट यही बोलता है, द क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट एम्ड एट एनहांसिंग द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट का एक बेजर पार्ट है डिसीजन मेकिंग। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क याद करो, डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द resources, how to utilize it so that we can achieve the ultimate goal, right। तो डिसीजन मेकिंग एक मेजर प्रोसेस है मैनेजमेंट में। तो डिसीजन मेकिंग को इनहांस करने में जहां पे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का, जहां पे नंबर्स पे रिलाई किया जाए, ठीक है ना। अब इसमें दो चीजें पढ़नी होती है, समझ में आ गया ना। क्वांटिटेटिव फॉर्म पे, क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, नंबर फॉर्म में मेजर करके 4 साल 5,000, ठीक है ना, 5 लाख 500 शेयर्स, आपने नंबर में बताया 1 करोड़ प्रॉफिट रेट, ठीक है ना। कहाँ थे तुम लोग, कहाँ, क्या कर रहे थे, रंगोली के लिए प्लेस देख रहे थे, टू लेट, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच समझ में आया। वैसे अप्रोच जहाँ पे नंबर्स को, फिगर्स को ध्यान में रख करने के लिए डिसीजन मेकिंग लिया जाए। अच्छा तुम बताओ, डिसीजन मेकिंग में प्रोबेबिलिटी का कुछ काम है। यू पीपल आर मोर वेटरन इन दिस सब्जेक्ट दैन मी। प्रोबेबिलिटी तो जानते ही होगे सब, क्या प्रोबेबिलिटी का रोल है डिसीजन मेकिंग में, है ही है, ठीक है ना। आप कोई भी बिजनेस या कोई भी, पंखा चला दो, कोई भी कुछ करने से पहले यू कैन थिंक ना कि यार प्रोबेबिलिटी देखो, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या फेल का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। फेल करने का प्रोबेबिलिटी है तो नहीं करेंगे,
राइट। डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हेल्प आया, प्रोबेबिलिटी कम्स अंडर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, आया या नहीं आया? ठीक है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो आपको हेल्प करता है किस चीज में? डिसीजन लेने में। मैंने प्रोबेबिलिटी एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आप 9th 10th से प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप मैथ्स में अच्छे होंगे तो आप जरूर पढ़ के आए होंगे, राइट, ठीक है। तो आपको मालूम है, तो आप प्रोबेबिलिटी के हेल्प से क्या किया आपने? डिसीजन लिया। उसी तरह और भी टूल्स है, गेम थियरी है, राइट। आपको गेम थियरी भी आप लोगों ने पढ़ा है क्या? नहीं है, मैनेजमेंट का वो पार्ट है, पता। गेम थियरी है, गेम थियरी में भी आपको पता चलता। उसी तरह लीनियर डिसीजन मेकिंग है। तो बहुत सारे टेक्निक्स है। वन यू नो अबाउट प्रोबेबिलिटी, दैट व्हाई आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, आपको सारे थियरीज पढ़ाए जाएंगे कहीं ना कहीं ऑपरेशंस में, जो आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो ये जो मैनेजमेंट साइंस है, इसको ऑपरेशन रिसर्च भी बोला। ऑपरेशन रिसर्च मतलब क्या? नॉर्मली सबसे पहले ऑपरेशन रिसर्च पे क्या किया गया था? ये जो ऑपरेशन रिसर्च है उसमें क्या होता है? मैनेजमेंट साइंस विच इज आल्सो नोन एज ऑपरेशन रिसर्च यूटिलाइज मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू रिजॉल्व एनी मैनेजमेंट प्रॉब्लम। सबसे पहले इसको वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में इसलिए यूज किया गया था कि जो लोग बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वर्ल्ड वार में युद्ध करने में लगे हुए हैं, कितने लोग हैं, उनके लिए कितना राशन पहुंचाना पड़ेगा, कितना पानी पहुंचाना पड़ेगा, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, कितना गोला बारूद गन राइफल भेजना पड़ेगा, कैसे कैसे भेजेंगे हम? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है ना। कब भेजना है कि उनको टाइम पे मिल जाए। ऑल दीज डिसीजंस हैव बीन टेकन क्वांटिटेटिवली। तो पहली बार ऑपरेशन रिसर्च को तभी इंट्रोड्यूस किया गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बीच में, कि आर्मी को या जो फौज है उनको एवरीथिंग, ऑल द सप्लाईज शुड बी सप्लाइड ऑन टाइम। कैलकुलेशन ज्यादा भी नहीं ले जा सकते गोरा से, किसी किसी चीज से, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था ना, तो कितना लेकर के जा सकते एक बार, एक पर हेड कितना कितना चाहिए हमको, उस हिसाब से हम करते थे। तो ये क्या हो गया? मैनेजमेंट साइंस, उसको वहां यूज किया गया। और बाद में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसी टेक्निक को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, जिसको हम ऑपरेशन रिसर्च के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब ये प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है कि अगर आपको कुछ प्रोड्यूस करना है तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन में आपको जो मेजर चीजें हैं वो ये है, कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी मतलब क्षमता, यानी कि किसी यूनिट की कितनी क्षमता है प्रोड्यूस करने की। जब मैं यूनिट बोल रही हूँ तो तुम एबीसी, एक कंपनी का 4 फैक्ट्री हो सकता है, फलाना यूनिट इतना प्रोड्यूस कर सकता है, दूसरा यूनिट इतना प्रोड्यूस कर सकता है, वो कैपेसिटी प्लानिंग। फैसिलिटीज लोकेशन, फैसिलिटीज लोकेशन मतलब कहाँ पे हमको मशीनों को किस रूप में लगाना है, लेआउट जिसको हम बोलते हैं, लेआउट पढ़ना। अभी आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे लेकिन समझ जाइए, ये भी एक लेआउट है कि दो दो बेंच इधर, दो दो बेंच इधर, बीच में स्पेस रखा गया है मूव करने के लिए, ठीक है, ये लेआउट है, ठीक है। तो मशीनों को किस लेआउट में लगाएंगे कि हमारा प्रोडक्शन हैम्पर नहीं हो और कहीं कोई एक्सीडेंट वाला सिनेरियो ना खड़ा हो जाए, राइट। तो ये प्रोडक्शन लेआउट है। फैसिलिटीज लेआउट है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कितना सामान लगेगा, उतना उतना सामान ही हम भेजेंगे। इन्वेंट्री में कितना रखना है, कितना रखना है, कितना बाजार से हमको लाना है, ठीक है। ये सारा कुछ आया सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो एक लॉजिस्टिक्स वर्ड आप लोग जानते होंगे। एक जैसे मैंने अभी बताया तुमको कि ऑपरेशन मैनेजमेंट है, ऑपरेशन रिसर्च, जिसमें आपको पता चलता है डिसीजन मेकिंग में वो आपको हेल्प करता है। उसी तरह एक लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन होता है, ये भी मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लॉजिस्टिक्स मतलब लॉजिक से इसका कोई मतलब नहीं है, दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। लॉजिस्टिक्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह को भेजने के लिए जो भी चीजों का हम यूज करते हैं उसको हम लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कौन चीज कितनी मात्रा में सप्लाई की जानी चाहिए, मैनेजमेंट को बेस्ट परफॉर्म करना है, राइट। तो उन्होंने मैनेजमेंट क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर उन्होंने क्या बोला, 2 तरीके का होता है, एक ऑपरेशन रिसर्च और दूसरा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। समझ में आया? इन दोनों चीजों पे क्वालिटी कंट्रोल करना, इन्वेंट्री कंट्रोल करना, ये सारा काम क्या है। आप जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मतलब समझते हो, जस्ट इन टाइम, स्टॉक में नहीं रखना, जब समय आए तभी उसको लाओ। हाँ, जस्ट इन टाइम, क्योंकि ये बहुत ऐसे प्रोडक्ट है जहाँ पे कैपिटल बहुत सस्ता है, ठीक है ना। अवेलेबिलिटी रहेगी, बात करके रखो, जब जरूरत हो तब लाओ, बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, पेरिशेबल थिंग है, खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टॉकिंग करेंगे तो खराब हो जाएगा, तो जस्ट इन टाइम।
राइट। इस तरीके से जस्ट इन टाइम है, EOQ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अभी अगेन मैथमेटिकल टर्म है, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना ऑर्डर हम प्लेस करें कि ये इकोनॉमिक रहेगा, नुकसान नहीं होगा। तो दीज थिंग्स आर कवर्ड अंडर क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? इतना तो समझ में आ गया ना, क्वांटिटेटिव में नंबर फॉर्म में। ओके, नाउ सिस्टम मैनेजमेंट, ठीक है ना, सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, मेरे ख्याल से ये लास्ट ही है। यस, तो ये हम पढ़ लेते हैं। इसका डायग्राम ध्यान में रखो। कॉन्टिंजेंसी का मतलब मैंने क्या बताया, when happening of something depends upon the future event, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको। सिस्टम थ्योरी इज वेरी मच सिमिलर टू दैट, लेकिन इसमें सिस्टम टर्म का यूज किया गया है कॉन्टिंजेंसी की जगह पे। और इसमें क्या चीज है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम के रूप में दिखाया गया है। इट इज द सिस्टम ऑफ आवर सोसाइटी, राइट। कैसे? डायग्राम देखो, ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिनट में थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। अब देखा ना ये डायग्राम अच्छे से, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें कि ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले इनपुट, इनपुट पे देखो दो एरो है, दो एरो है। कहां कहां से मैं पहले बताती हूँ। पहला इनपुट कहां से मिला, इनपुट के, इनपुट मतलब, हाँ, इनपुट मतलब रॉ डेटा, या रॉ डेटा इसने बोला क्योंकि BCA का बच्चा है, ठीक है ना, हम उसको रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। जो भी है आपका रिसोर्सेज दैट एक्ट्स एज इनपुट, ठीक है ना। आपके इस क्लास के लिए वाईफाई, स्क्रीन, ठीक है ना, एक अच्छा, अभी मैनेजमेंट नहीं हो रहा था हमारा क्लास स्टार्ट, तो हमने इसको दूसरे रूप में कनेक्ट किया, वो दीज आर एज इनपुट, राइट। अब ये इनपुट्स कहाँ से हम दिखा रहे हैं, नीचे दिखा रहे हैं, पहले नीचे वाला समझो। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि मैं भी बाहर से लाई गई हूँ, ये बेंच, ये डेस्क, इलेक्ट्रिसिटी, ये तुम लोग सब लोग अलग अलग जगह का हिस्सा है, राइट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं और इकट्ठा हुए किसी एक पर्पस को अचीव करने के लिए, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑल द रॉ मटेरियल्स इज कलेक्टेड फ्रॉम, इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लिया हमने, अब उसको एज ए इनपुट प्रोसेस किया, ठीक है ना। हम लोग सब आए और हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इस तरह से समझ लो। नहीं तो अगर कोई फैक्ट्री है तो उसमें उसको प्रोडक्शन में लगा दिया गया, ठीक है। अब प्रोसेस हुआ, तुम लोग पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, 3 साल पढ़ोगे लिखोगे, जो ईमानदारी से पढ़ोगे लिखोगे, बिलीव मी, कितना भी पुअर है अभी के टाइम में, लेकिन अभी से वो 3 साल मेहनत कर ले, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स भी है, यहाँ पे इंग्लिश भी है। कोई टीचर आपको मना नहीं करेगा। अगर अभी आप 10th का भी एक सवाल लेके जाएंगे इंग्लिश के टीचर के पास कि मुझे नहीं आता, वो आपको समझाने की कोशिश करेगा, प्रोवाइडेड दैट यू आस्क, ठीक है ना। आप पूछिए, आप अपना दिमाग में कोई ये मत रखिए कि हम ये कैसे पूछिए, तो 7 6 का है, ठीक है ना। ब्रिज हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, नहीं समझ में आया, अभी भी पूछो, ठीक है ना। पूछो, मैम मुझे ये हेल्प चाहिए आप लोगों में से। पता नहीं कोई somebody from your class has called me कि मुझे अलग से थोड़ा टाइम चाहिए। अलग से थोड़ा टाइम चाहिए मतलब ट्यूशन नहीं पढ़ना है, अलग से थोड़ा टाइम चाहिए, मैं पढ़ाती भी नहीं हूँ। थोड़ा टाइम चाहिए मतलब मैम जो क्लास में आप पढ़ाते हो उसके अलावा भी मुझे कुछ पूछना होता तो मैं क्या पूछ सकता हूँ। आई सेड यस, कहीं भी पूछो, ठीक है ना। 9 to 4 पूरा टाइम मेरा कॉलेज को कमिटेड है, कहीं भी पूछो। और अगर ज्यादा इमरजेंसी हो तो मुझे उसके बाद भी डिस्टर्ब कर सकते हो, लेकिन थोड़ा अपना टाइम का ध्यान रखना कि अब ये नहीं 12 बजे रात में पूछते, बिल्कुल ये गलत तरीका है, ठीक है ना। यूज योर ब्रेन, यू कैन आस्क मी एनी टाइम यू नीड, दैट मींस डजंट मींस कि आप मुझे 1 बजे, 12 बजे, 11 बजे पूछेंगे, ये कभी मतलब नहीं होता है इसका। हाँ, एक रीजनेबल टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं एक रीजनेबल टाइम, जो आपको उचित लगता है उस टाइम में आप मुझे पूछिए, करेक्ट। तो क्या हुआ, ये प्रोसेस हो रहा है, 3 साल के बाद आउटपुट, किसका कहाँ सिलेक्शन हुआ, किसका सब कंपनी में हो गया, किसका 4, किसका 1 में, किसका 2 में, किसका नहीं हुआ, आउटपुट। आउटपुट के बेसिस पर फीडबैक, ये फीडबैक कहाँ से आएगा, अगेन आप ही लोगों के बीच से आएगा, इन्वायरमेंट से आएगा, ठीक है ना। जो यूज कर रहे हैं उस सर्विसेज को वो फीडबैक देंगे, और फीडबैक कहाँ जाएगा, अगेन ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर उस बेसिस पर इनपुट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट का लेवल एनहांस कर सकते हैं, टीचर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, या टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए, या फिर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट कर सकते हैं, राइट। अब ये सिस्टम है कि नहीं है, क्या एक्सटर्नल सिस्टम और इंटरनल सिस्टम अलग अलग काम कर रहा है या एक दूसरे के साथ काम कर रहा है, एक दूसरे के साथ काम कर रहा है। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आएगा तो उसका असर
इंटरनल एनवायरनमेंट में होगा, और अगर इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज आया तो उसका फीडबैक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाएगा, राइट, अच्छा या बुरा व्हाटएवर। सो यहाँ पे सिस्टम अप्रोच का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल और एनवायरनमेंट दो सिस्टम होता है, दोनों एक साथ काम करता है डिफरेंट चीजों पर। समझ में आया? दिस इज व्हाट सिस्टम अप्रोच मीन्स। क्लियर? ये था। अच्छा, आपको याद होगा, उस डायग्राम को याद करो, तो हमने आपको बताया था लास्ट में मॉडर्न, अरे यार कौन सा डायग्राम, जब मैं इवोल्यूशन के बारे में बात कर रही हूँ तो इवोल्यूशन का डायग्राम ही बोलूंगी। ये लो, ये वेरी गुड। नियो क्लासिक हम लोग आए पहले, प्री साइंटिफिक वो तुम सब समझ गए, क्लासिकल थ्योरी समझ गए, उसके बाद नियो क्लासिकल थ्योरी समझ में। नियो क्लासिकल थ्योरी में अभी हमने एक ही पढ़ा है, क्या? हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट। लेकिन इस न्यू क्लासिकल थ्योरी को हम बिहेवियरल साइंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, और बिहेवियरल साइंस ऑफ मैनेजमेंट में 3 और थ्योरीज है, मैंने बताया, मैं आपको अलग से बताऊंगी, ठीक है ना? क्लियर? वो अलग से बताऊंगी। तो इसको न्यू क्लासिकल थ्योरी को बिहेवियरल साइंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने अभी हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट पढ़ा, राइट। अब मॉडर्न थ्योरी में भी हमने क्या क्या पढ़ा? सिस्टम एंड कॉन्टिजेंसी अप्रोच, ठीक है ना? क्वालिटेटिव अप्रोच भी इसी के अंदर है, क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट भी इसी के अंदर है, राइट। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या शुरू करेंगे? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिहेवियरल नहीं शुरू करेंगे, या बिहेवियरल खत्म करने के बाद पीटर ड्रकर पढ़ेंगे, जो भी तुम लोग डिसीजन लो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग मॉडर्न वाला जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, क्वांटिटेटिव, कॉन्टिजेंसी एंड सिस्टम, इसके बाद एक पीटर ड्रकर्स थ्योरी ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, वो खत्म करेंगे, और फिर बिहेवियरल साइंस पे जाएंगे, ठीक है। अटेंडेंस, चलो विवेक राज, सुमन कुमारी, इन दोनों को बस एब्सेंट करना है, बाकी सबका बना। अजित कुमार और रोल नंबर 30। मैम सुमन का ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन नहीं हो रहा है, उसने अभी मैसेज किया था। कुछ प्रॉब्लम हो? अच्छा ठीक है, लेकिन ऑन नहीं है उनका, ठीक है। रोल नंबर 31 एक अजित कुमार है, रोल नंबर उसने मेंशन नहीं किया है। सुमन, और एक सुमन से विवेक राज, उसने अभी तुरंत ऑन किया। रोल नंबर 5 लिखो, एब्सेंट करना है इन सबको, ठीक है। बाकी सब प्रेजेंट है, मैं अटेंडेंस अभी बना लूंगी।